नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भूली बिसरी कहानियाँ चैनल पर। आज की कहानी का नाम है चेहरे पर उभरता चेहरा और इसके लेखक हैं आबिद सुरती साहब। हर सप्ताह शाम रजत हमारे यहाँ गुजारता और घंटा भर गप्पे लड़ाकर चल देता। उसकी बातें हमेशा दिलचस्प होती। चर्चा करने के लिए उसके पास विषयों की विविधता नहीं थी, फिर भी जिस खूबी से वह अपने विचारों को पेश करता, उसका बयान करना मुझ जैसे लोकप्रिय कथाकार के लिए भी काफ़ी मुश्किल काम है। एक शाम रजत ने अपनी बात कुछ यूं शुरू की थी। फिल्म लाइन में आने के बाद इंसानों के चेहरे अपने नहीं रह जाते। कितने ही मासूम खेल दिल चेहरों को मैंने भेड़ियों के चेहरों में तब्दील होते देखा है। उसकी इस बात को मजाक समझ मैं ठहाका लगाकर हंस दिया था। फिर मैं काफ़ी देर तक सोचता रहा। उसके शब्द मुझे छू गए थे। मैंने तभी निश्चय कर लिया था कि अब जब कभी मैं नई कहानी लिखने बैठूंगा, इस मुद्दे को केंद्र में रख कर शुरुआत करूंगा। मगर उस वक्त मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन मुझे रजत पर ही कुछ लिखने को प्रेरित होना पड़ेगा। वह दार्शनिक नहीं था, कवि या कहानीकार भी नहीं था। 15 साल पहले फिल्म लाइन में अपनी किस्मत आजमाने वह बम्बई आया था। उसका चेहरा, उसका जिस्म किसी सफल अभिनेता जैसा प्रभावशाली था। उसकी बात करने की शैली, उसका वाक प्रवाह, आंखों के भाव देखकर स्वाभाविक रूप से ही मेरे सामने यह प्रश्न उठ खड़ा होता, जो आदमी जिंदगी में इतना सहज अभिनय कर सकता है, वह पर्दे पर असफल कैसे रहा होगा? लेकिन इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। हमारी पहली मुलाकात टाइम्स प्रकाशन संस्थान में हुई थी। धर्मयुग के मेरे उप संपादक मित्र ने मुझसे उसका परिचय करवाया था। रजत ने चकित होकर स्थिर दृष्टि से कुछ पल मेरी ओर देखा था, मानो उसकी पहचान मुंशी प्रेमचंद या शरत चंद्र जैसे किसी साहित्यकार से करवाई गई हो। मुझे अब भी विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिरकार उसने कहा था, काली किताब जैसे धांसू उपन्यास के राइटर आप ही हैं। वह युवक उसी पल मुझे भा गया था। वास्तव में उसे युवक कहना थोड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि जब मेरी उससे पहली मुलाकात हुई, वह शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप। अगर मैं गलत नहीं सोचता हूँ तो उसकी उम्र 40 से कम नहीं, कुछ ज़्यादा ही होनी चाहिए। अलबत्ता दिखने में वह देव आनंद की तरह सदाबहार लगता था। उसकी त्रासदी यह थी कि उसके जीवन में न तो बहार थी न शांति। उसका संघर्ष अभी जारी था। एक दिन मैं फिल्म इंडस्ट्री को हिला कर रख दूंगा। कभी कभी वह आवेश में बोल उठता। प्रोड्यूसरों की कारें मेरे घर के बाहर कतार बांधे खड़ी होंगी। भरोसा रखो, बहुत जल्द मैं सुपरस्टार बनूंगा और आप होंगे मेरे सुपरहिट कहानीकार। ऐसे शब्दों से वह खुद को धोखा दे सकता था, मुझे नहीं। मुझे तो दरअसल उस पर दया आती थी, साथ ही एक किस्म का आनंद भी मिलता था। जिस भ्रम में वह आज भी जी रहा था, उससे मैं बहुत पहले उबर चुका था। फिल्म स्क्रिप्ट राइटर बनने के सपने देखने मैंने सालों पहले छोड़ दिए थे। मेरे इन्हीं सोए हुए सपनों को थपथपाने की शुरुआत उसने जाने अनजाने कर दी। जब भी वह हमारे घर आता, कम से कम एक आध जुमला ऐसा ज़रूर छोड़ जाता जिससे मुझे गुदगुदी हो। फिल्म इंडस्ट्री में रजत की खासी अच्छी पहचान थी। डाल डाल पर बैठने वाले पंछी की तरह उसका उठना बैठना कई प्रोड्यूसरों के दफ्तरों में था। चोटी के कुछ अभिनेताओं के संपर्क में भी वह था। मैं फिल्म इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग ले रहा था, तब शत्रुघ्न, जया, रेहाना मेरे साथ थे। वह कहता, शत्रु तो आज भी मेरा दोस्त है। अभी कल ही महबूब स्टूडियो में मेरी उससे मुलाकात हो गई। वह किसी नए स्टोरी राइटर की तलाश में है। मैंने आपका नाम सुझाया। आप यकीन करेंगे भाई साहब, वह आपके नाम से पहले से ही परिचित था। मैं खुश हुआ। शत्रुघ्न जैसा जाना माना अभिनेता मेरा नाम जानता हो, यह मेरे लिए बड़े गर्व की बात भी थी। फिर मैं पूछ बैठा। अपॉइंटमेंट लेकर चंद ही दिनों में मैं आपकी मुलाकात उससे करवा दूंगा, रजत ने कहा। वह आज भी उन दिनों को भूला नहीं है। किस्मत का खेल देखिए, सफलता उसके कदम चूम रही है।
जबकि गरीबी और भूख ने आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा। आज भी मैं यह नहीं जानता कि मेरे घर में कल का राशन कहाँ से आएगा। मैंने तुरंत ही अपनी जेब से बटुआ निकालकर 100 रुपये का एक नोट उसकी ओर बढ़ा दिया। यह क्या? वह बोल उठा, जैसे मैंने उसका अपमान किया हो, जैसे कोई स्वाभिमानी कंगाल भूख से मरने को राजी हो लेकिन मुफ्त की रोटी किसी भी हाल में स्वीकारना नहीं चाहता हो। दान नहीं दे रहा हूँ, मैंने खुलासा किया। तुम्हारे पास पैसे आए तब मुझे लौटा देना। मगर तुम कोई पराये नहीं हो, लो रख लो इसे। पलके झुकाकर उसने हौले से नोट मेरे हाथ से ले लिया। उस दिन मुझे लगा शायद मुझसे कहीं कोई गलती हुई है। दोस्ती में मुझे पैसों का व्यवहार शुरू नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं क्या करता। उसकी आवाज़ में घुली करुणा ने मुझे लाचार कर दिया था। काफ़ी प्रयास करने पर भी मैं अपनी संवेदनाओं को रोकने में नाकाम रहा था। मैंने तुरंत निश्चय कर लिया, मुझे अपने जज्बातों पर अंकुश रखना सीखना होगा। खुद को सीख देना कितना आसान है, पर उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल। यह हकीकत आप तभी समझ पाएंगे जब आपका परिचय रजत जैसे किसी मित्र से हो। उसकी हालत खस्ता थी, इसमें दो राय नहीं हो सकती, पर मैं भी तो कोई लखपति नहीं था। फिर भी उसकी आंसू भरी कहानियाँ सुनकर मेरा दिल पसीज जाता। कोई मित्र घर आकर ऐसा कहे कि बारिश का मौसम शुरू होने वाला है, बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, उनके लिए नई किताबें खरीदनी पड़ेंगी, बारिश के जूतों छाते वगैरह का भी इंतज़ाम करना होगा, तो आप क्या करेंगे? रजत ने मुझसे ऐसा ही कहा था। इतना ही नहीं, महीनों से मकान का किराया भी नहीं दे पाया हूँ। फिर बिजली का बिल, दूध वाले का बिल, धोबी, जाने भी दो। यह तो मेरी रोज़ की रामायण है। इन सब समस्याओं से जूझना मैंने सीख लिया है। लेकिन मेरे बच्चों का क्या? मैंने जेब में हाथ डाला तो 40 रुपये मेरे हाथ में आ गए। लो, मैंने कहा, अभी यह रख लो। आप यह मत सोचना कि मैंने इतनी आसानी से अपनी जेब खाली कर दी होगी। अब तक मैं सावधान हो चुका था। रजत के चरित्र को लेकर मेरे मन में अनेक शंका कुशंकाएं उठने लगी थी। रजत के साथ ही हर मुलाकात के बाद मन ही मन निश्चय करता था कि अब वह चाहे कितना ही अपनी मुसीबतों का रोना मेरे आगे रोए, मुझे अपना मन ठोस रखना है, उसे एक भी पैसा नहीं देना है। और कुछ दिनों बाद वह चेहरे पर मुस्कान लिए हमारे घर आ खड़ा होता। पल भर के लिए स्थिर दृष्टि से मैं उसके चेहरे को देखता रहता। मुझे भ्रम होता। रजत के चेहरे में मुझे भेड़िए के चेहरे की झलक दिखने लगती। आंखें झपक कर मैं भ्रम के कणों को गिरा देता। मुझे अपने आप पर दया आ जाती। हमारे बीच जो कुछ घटित हो रहा था उसमें रजत का जरा भी दोष नहीं था। उसमें मेरे सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाया था, कभी खुले शब्दों में मुझसे मदद नहीं मांगी थी। सच यह था कि उसकी दुख भरी दास्तान मेरी संवेदना को झंझना देती थी। अनायास मेरे हाथ अपनी जेब में उतर जाते थे। मैंने एक बार फिर निश्चय किया, अब अपनी कमज़ोरियों को अपने मन पर हावी नहीं होने दूंगा। अपनी संवेदनाओं पर पूरी तरह अंकुश रखूंगा। इस बार मेरा फैसला अडिग था। उसकी वजह थी मेरी बीवी, जो कि रजत से हमदर्दी रखती थी। वह भी सावधान हो गई थी। अब वह मेरी ही ओर शक भरी नज़रों से देखने लगी। क्या कथाकार इतने बेवकूफ़ होते होंगे? कुछ इसी तरह के भाव उसकी आंखों में मुझे नज़र आते थे। आपको हो क्या गया है? आखिर जब उससे नहीं रहा गया तो उसने मुझे साफ सुना दिया। आए दिन ऐसा करते रहोगे तो एक रोज़ हाथ में कटोरा लिए भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। इसमें दोष सिर्फ मेरा नहीं है, मैंने लूला बचाव किया। कल तुम भी तो मौजूद थी। हमेशा मुस्कुराते रहने वाला रजत कल जब हमारे घर आया तो उसकी सूरत गंभीर थी। वह बिना एक भी शब्द बोले चुपचाप आकर कुर्सी पर बैठ गया। मैं भी खामोश रहता तो शायद सुरक्षित रह जाता, लेकिन मुझसे उसकी गिरी हुई हालत देखी नहीं गई। क्या बात है? मैंने पूछ लिया। देवदास का अभिनय करते दिलीप कुमार की अदा से उसने अपने चेहरे को धीरे धीरे ऊपर उठाकर
मेरी ओर देखा और फिर पलकें झुका ली। उसकी इस मुद्रा से सिर्फ मेरा ही नहीं, पत्नी का मनोबल भी डगमगा गया। भाई साहब, वह बोल उठी, कुछ बताओ तो हमें भी पता लगे। भाभी, एक ही शब्द का उच्चारण कर उसने सोचने के लिए थोड़ा वक्त लिया। आप औरत हैं, एक औरत का दुख आप समझ सकती हैं। मेरी बीवी का आज सुबह गर्भपात हो गया। उसे डॉक्टर के पास ले जाने की मेरी हैसियत नहीं थी, इसलिए मैं यहाँ दौड़ आया। सोचा था यहाँ कुछ देर गपशप लड़ाकर अपने गम भुला दूंगा। किस्सा कोताह हमने उसके मुंह से बात उगलवाई ना होती तो उसकी पीड़ा भी सतह पर ना आती। अपराधी हम खुद थे। अंत में उसे 75 रुपये देकर हमने प्रायश्चित किया। उसके जाने के बाद हम पति पत्नी के बीच चिंगारियाँ उड़ी। पत्नी ने मुझे दोषी ठहराया, जबकि मैंने उस पर उंगली उठाई। इस बार थोड़ी देर बाद शांतिपूर्वक सोचने पर मैं खुद चौंक उठा। कल्पना में रजत के कान मुझे भेड़िए के कानों जैसे लगे थे। अलबत्ता यह मेरा सिर्फ भ्रम था, लेकिन अब तक एक बात मेरे मन में पूरी तरह बैठ गई थी। रजत मुझे जितना भोला और सीधा नजर आता था, वास्तव में वह वैसा था नहीं। फिल्म के पर्दे पर सफलता प्राप्त करने में वह भले ही नाकाम रहा हो, जिंदगी में वह एक अद्भुत कलाकार था। उसकी अभिनय कला के बल पर उसका घर भी चल रहा था। आज मेरा जाना टाइम्स प्रकाशन संस्थान में हुआ और उप संपादक मित्र से मैंने बातों ही बातों में कल की घटना के बारे में बताया तो उससे पता चला कि कल रजत मेरे घर से निकलकर सीधा उसके घर गया था। गर्भपात वाला किस्सा सुनाकर उसने मेरे मित्र से भी काफ़ी रुपए उगलवाए थे। यह बात और है कि मदद के लिए उसने वहाँ भी हाथ नहीं फैला। यही उसकी खूबी थी। अपने अभिनय द्वारा वह ऐसा दर्दनाक माहौल खड़ा कर देता था कि निर्दयी कसाई के मन में भी एक बार दया पैदा हो जाए तो ताज्जुब नहीं। मुझे इतना भरोसा था, अब वह कुछ दिनों तक अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा। हमारी 2 मुलाकातों के बीच कम से कम 1 हफ्ते का फासला रहता था। यह अवधि पूरी हो इससे पहले मेरा जी घबराने लगता। शाम को काम से घर वापस आते समय मेरे पाँव अपनी ही गली में आगे बढ़ने से कतराने लगते थे। कहीं रजत पहले से ही आकर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा तो? घर से मील भर दूर के सुरक्षित फासले पर होते हुए भी यह प्रश्न मेरा गला घोंटने लगता, मानो मैं खुद ही कोई अपराधी हूँ। ऐसे में डरते डरते अपने घर में कदम रखता। घर पहुँचने के बाद भी मेरी परेशानी का अंत न होता। बार बार मैं जाने अनजाने खिड़की से बाहर झांक लेता। दरवाजे की घंटी बजते ही चौंक कर खड़ा हो जाता। वह आया, बस अभी आता ही होगा। यह डर मुझे लगातार सताता रहता। मैं डर के माहौल में जीने लगा। इस तरह तकरीबन 15 दिन गुजर गए। अब मेरे डर में हैरानी भी शामिल हो गई। रजत आया क्यों नहीं? क्या उसे पता चल गया होगा कि अब मैं उसकी बातों में आने वाला नहीं हूँ? 1 हफ्ता और बीत गया। मैंने सोच लिया उसकी छठी इंद्रिय ने ज़रूर भांप लिया होगा। अब इस तिल में तेल नहीं बचा है। अब इसमें से छोटी सी एक बूंद भी नहीं निकल पाएगी। और एक शाम अचानक वह फिर हाथ से बिखेरता हुआ हमारे घर में नमूदार हुआ। वह थोड़ा पिए हुए भी था, शायद इसलिए कुछ ज़्यादा ही खुश नज़र आ रहा था। उसका अभिवादन न मैंने किया न मेरी पत्नी ने। फिर भी वह हमेशा की तरह हमारे घर को अपना समझ कुर्सी खींचकर बैठ गया। फिर रसोई में व्यस्त मेरी पत्नी से वह व्यंग्य में बोला, भाभी आज सिर्फ चाय नहीं चलेगी, साथ में कुछ नमकीन भी देना पड़ेगा। शत्रुघ्न हमारे भाई साहब से मिलना चाहते हैं। मेरी पत्नी को मौन बने रहने में अपनी सलामती दिखाई दी। मैं भी चुप रहा। इसलिए मेरी ओर देखते हुए उसने बम फोड़ा, क्या आप लोग यह सोच रहे हैं कि मैं आज भी आपसे मदद मांगने आया हूँ? नहीं नहीं, मेरे होठ खुल गए। तुमने हमारे सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाया है। फिर आप इतने टेंस क्यों बैठे हैं? नहीं तो मैं तो एकदम नॉर्मल हूँ। मुझे देखिए, वह सगर्व बोला। मेरा जीवन फटेहाल होते हुए भी मैं खुलकर हंस सकता हूँ। वह कहावत आपने सुनी ही होगी, हंसो और सारा जग तुम्हारे साथ हंसेगा। नाटकीय अदा से हंसते हुए उसने रसोई की ओर देख अपनी आवाज़ थोड़ी ऊंची की। आप भी हंसिए भाभी, मेरे सब दुखों का अंत आ गया है।
मैंने पूछा। कोई फिल्म साइन की है? नहीं, मेरी बीवी 2 बच्चों को रोते बिलखते हुए छोड़कर चली गई। यह बात उसने इतनी सहजता से कही कि पहले तो मैं कुछ समझ ही नहीं पाया। दूसरे, पत्नी के चले जाने से दुखों का अंत हो जाए, यह बात भी मेरे लिए पहेली थी। मैं बुद्धू की तरह उसकी ओर देखता रहा। मेरी पत्नी रसोई से 2 कदम बढ़ाकर बैठक में आ गई। वह अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाई। उसने ही रजत से सवाल किया, क्या हुआ? होना क्या था भाभी, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपनी पत्नी के बारे में बता रहा था। इसमें उस बेचारी का भी दोष नहीं। महज उम्मीदों के सहारे भूखे पेट कोई कब तक जी सकता है। उसकी आंखें डबडबा आईं। सुबह उठकर देखा तो ऐसा लगा जैसे घर में मरघट का सन्नाटा उतर आया हो। सब कुछ सुनसान था। हमारा घोंसला बिखर गया भाभी। मुझे उसके बच्चों का ख्याल आया। उनमें एक तो दूध पीता शिशु ही था। उसके बारे में मैं कुछ पूछूं इससे पहले ही यह भर्राई आवाज़ में बोला। लल्ले को अपने पड़ोसी को सौंपा और बड़े को घर में बंद कर बाहर निकल आया। किसी ने सच ही कहा है, जब दुख हद से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो वे दवा बन जाते हैं। आज इस बात की सच्चाई का भी पता चल गया, वरना इस तरह हंसी बेखेरता मैं आपके सामने थोड़े ही बैठा होता। सिर झटक कर एक बार फिर वह नाटकीय अदा से हंस दिया और उसकी आंखों का गीलापन आंसू बनकर चेहरे पर ढुलकने लगा। मेरी पत्नी धीरे धीरे आगे बढ़ हमारे निकट आई और मेरी बगल वाली कुर्सी पर बैठते हुए उसने रजत से पूछा, बड़का सुबह से घर में बंद है तो वह खाएगा क्या? रात में घर लौटूंगा तो चने कुरमुरे की 2 पुड़ियाँ बंधवा लूँगा। देखिए, 1 रुपया यह मैंने संभाल कर रखा है। घर लौटने के लिए बस के किराए की भी ज़रूरत पड़ेगी, मैंने कहा। अचानक वह फफक कर रो दिया। घंटे भर बाद जब वह हमारे घर से लौटा तब उसकी जेब में उसका अपना 1 और हमारे दिए हुए 100 रुपये मिलाकर 101 रुपये थे। उस रात सोने से पहले मैंने रजत के बारे में नए सिरे से सोचना शुरू किया तो मेरे विचार गडमड हो गए। मैं रजत का चेहरा आंखों के सामने लाने की कोशिश करता और मेरे सामने भेड़िया का चेहरा मुस्कुराता था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।